सुनाओ आर पावर लिमिटेड अब देखिए 31 रुपए 5 पैसे का प्राइस है और आज थोड़ी सी गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। अभी अगर आप बात करें तो डेट फ्री की बात चली है और स्टॉक जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 10% 20% की आपको जो है तेजी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर कई सारे निवेशकों का मानना है कि जो डेट फ्री स्टेटस मिला है उसकी वजह से ये स्टॉक अपने आईपीओ भाव के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कभी इसने टच किया ही नहीं है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेट फ्री का स्टेटस इसको मिला है, यानी कि स्टैंड अलोन बेसिस पर डेट फ्री का स्टेटस मिला है, उसमें आपका असेट सेल किया गया हो, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक का भाव जो है वो 31 से गिरकर 0 रहने वाला है। इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले वाले निवेशक की बात करते हैं जो कि आईपीओ प्राइस तक इस स्टॉक को जाते हुए देख रहे हैं। 405 से 450 का ये आईपीओ प्राइस था। लोअर बिड थी 405 और 450 रुपए हायर बिड थी और इसे आईपीओ को लगाने पर 15 शेयर्स आपको अलॉट हो रहे थे। तो ऐसे में निवेशक ए का मानना है कि ये स्टॉक 450 रुपए तक जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पर जा सकता है, बट उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए जो कि अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन अगर उस रीजन को आप नहीं समझ पाए तो फिर आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब 450 जो है वो हायर प्राइस था, बट स्टॉक की जो लिस्टिंग है वो 331 पर हुई। स्टॉक का जो ईयर है लिस्टिंग का वो 2008 है, जब लेमन ब्रदर्स का यहाँ पर जो है क्राइसिस आपका स्टार्ट हुआ था अमेरिका से और पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। ऐसे में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे, बिल्कुल यहाँ पर जो है निफ्टी आपके सामने क्रैश देखने को मिला था। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि 331 पर तो आया, बट ये 100 रुपए से भी नीचे का लो लगाया और रिकवर होते होते सिर्फ और सिर्फ 125 के भाव पर यहाँ पर जो है क्लोजिंग दी 2008 में। उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है हालत खराब हुई और स्टॉक गिरकर रह गया 10 रुपए से भी भाव के नीचे। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इस कंपनी को डेट फ्री किया जाए, बट स्टैंड अलोन बेसिस का मतलब क्या है, स्टैंड अलोन बेसिस में कर्ज कितना था ये जरा समझने वाली बात है और असेट कितना सेल किया गया होगा वो एक अगर हमें समझ में आ जाता है, देन यहाँ पर एक कंटिन्यू हम एक समझ सकते हैं कि ये स्टॉक का यहाँ पर जो फाइनेंशियल है वो कितना बिगड़ सकता है, कितना आगे जो है वो अपना पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की। तो मैं सबसे पहले कंसोलिडेट लेवल पर इस कर्ज की बात करूंगा। यहाँ पर आपका 18,766 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट बेसिस पर कर्ज है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का दोनों का मिलाकर। अब यहाँ पर आप बात करेंगे 2017 से तो 32,925 करोड़ का कर्ज था, जो कि घट घट कर यहाँ पर जो है 18,766 करोड़ का आ गया है। कई सारे असेट जो है वो बेचने पड़ गए। आर पावर अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी थी, कर्ज की स्थिति बड़ी होने की वजह से इसका स्टॉक का भाव जो है वो बहुत बुरी से टूटा है। अदरवाइज आप देते कि अगर ये कर्ज बहुत जल्द से यहाँ पर जो है पे करते चले जाते तो इस स्टॉक का भाव जो आप पहला इन्वेस्टर कह रहा है कि आईपीओ तक चला जाएगा वो बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता। बट अभी अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेट बेसिस पर क्या है, मतलब एक कंपनी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक है विदाउट एनी सब्सिडरी वर्क कर रही है तो वो उसको स्टैंड अलोन बेसिस पर गिना जाएगा। अगर एक कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी है तो उससे यानी कि बहुत सारी आय आ रही है अलग अलग कंपनियों से, तो उन सारी कंपनियों का जो आय है अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो स्टैंड अलोन की जगह कंसोलिडेट उसको बोला जाएगा। कंसोलिडेट का मतलब ही है कि कई सारी कंपनियां यानी कि जो सब कंपनियां बनाई हैं उससे आय आती है, उसको कंसोलिडेट बोला जाता है। और अब बात करते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर। स्टैंड अलोन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो कर्ज है वो 4,200 करोड़ रुपए का, 4,200 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि यहाँ पर डेट फ्री की बात करी जा रही। हाल ही में 11 तारीख को आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, CRM कुछ करके यहाँ पर जो है ना उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ गारंटी का इश्यू है, जो कि 3,901 करोड़ का यहाँ पर जो है एक जो लोन की एक राशि है वो बताई जाती है। तो यहाँ पर रिलायंस पावर कह रही है कि हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि भैया ये वन टाइम सेटलमेंट हमसे करिए। वन टाइम यानी कि पूरा का पूरा 3,901 करोड़ चुकता करिए। उसी वजह से कहीं ना कहीं ये खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर 18,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ का यहाँ पर डेट हटता है तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और जो डेट रीपेमेंट में पैसे जाते थे वो यहाँ पर थोड़ा सा कमी आएगी उसमें और वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर एक बात यहीं पर आ जाती है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जगह। पहले तो मैं यहाँ पर रिजर्व की बात करता हूँ। स्टैंड अलोन बेसिस पर 5,380 करोड़ के रिजर्व हैं मार्च 2024 के हिसाब से।
बट आप कंसोलिडेट बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी की जो रिजर्व है वो 7,000 करोड़ प्लस है। 8,000 करोड़ नहीं, 7,000 से 8,000 करोड़ के बीच में जो है वो आपका रिजर्व में आता है। तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, ये भी बात आप करिए। अब जो इन्वेस्टर सेकंड की बात है, ये कहना कि भैया असेट सेल करे जाएंगे और असेट सेल करने की वजह से सेल्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बट हाँ आप ये भी कहिए कि असेट्स जो है वो काफ़ी बड़ी, यानी कि जो डेट की एक रकम है ना कंसोलिडेट बेसिस पर, उसके डबल से भी बड़ा यहाँ पर असेट है उनका। तो ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि कंपनी की जो पूरी कमाई जो किसी असेट से आ रही होगी वो पूरे असेट यहाँ पर बेच दिए हैं और ये आगे चलकर जीरो होने वाला है। ऐसा यहाँ पर रिलायंस पावर में नहीं होने वाला है, क्योंकि 4,000 करोड़ का जो डेट फ्री की बात कर रहे हैं उससे यहाँ पर जो है ना उनकी सब्सिडरी की वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है ना, वो यहाँ पर ना 20,000 करोड़ से भी एवब की है। तो अगर आप एक असेट को भी, छोटा से असेट को हटाएंगे, तब भी ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 7,893 करोड़ की जो सेल्स है वो एक टाइम पर आकर जीरो रह जाएगी बिकॉज ऑफ ये डेट फ्री स्टेटस लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, स्टैंड अलोन बेसिस पर 4,000 करोड़ का ही है। अब जो भी असेट की बात करेगी वो बताएंगे ये क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, अब देखते हैं। बट कंपनी तैयार है स्टैंड अलोन बेसिस डेट फ्री पर। लेकिन एक बात और कि असेट अगर बेचे गए हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर कमी तो आएगी, सेल्स में कमी आएगी। अच्छा यहाँ पर जो है ना हाल इतना ठीक भी नहीं है आर पावर का, लगातार 2016 से ये सेल्स जो है वो गिरी चली आ रही। अभी हाल ही में अगर आप देखें तो 2 साल बाद सेल्स में थोड़ा सा उछाल आया मार्च 2024 के, ये एक अच्छी बात है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, इवन यहाँ पर लोएस्ट पर चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना रिस्की टाइप का मामला है। बट मार्केट के ऊपर है कि मार्केट इसको कैसे ले रहा है। मार्केट बुरी खबरों में कभी कभार स्टॉक चलता है, आपने देखा होगा। तो इन्वेस्टर ए भी अपनी जगह ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और इन्वेस्टर बी भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि असेट बेचे आएंगे और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल पर ये नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। यानी कि Q1 आ रहा है तो Q1 में 100% कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि कितना यहाँ पर जो है आपका इस डेट फ्री के बाद कितना बड़ा आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक और बात है, तो यहाँ पर FIS की आप देखिए पोजीशनिंग, तो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा जो आपको 8.37% से सीधा 13.01% पर आपको जो FIS बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, इसमें BFSI करके यहाँ पर जो है एक BFSI होल्डिंग करके एक FII है जो कि यहाँ पर आए। अगर आप उसका देखेंगे तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, अब बहुत ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया, बट मुझे इतना यहाँ पर समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो होल्डिंग है, ठीक है ना, BFSI होल्डिंग, वो 2 स्टॉक को होल्ड कर रहा है, एक आर पावर, दूसरा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 2 कंपनियों के स्टॉक को होल्ड कर रहा है, बस इससे ज़्यादा उसके पास कोई होल्डिंग में स्टॉक नहीं है, और वही यहाँ पर जो है बढ़ाए हुए है। तो अब इसमें कितना सही है, और 5% की होल्डिंग सडनली यहाँ पर जो है इंक्रीज करी गई है, तो ये कितना क्या है ये थोड़ा सा और डीपली जाकर पता चलेगा। बट आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल गया होगा। यस, डेट फ्री के लिए असेट तो बेचनी पड़ेंगे, और वो असेट बेचने की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पर इम्पैक्ट आया। अब वो कितना इम्पैक्ट आया वो आने वाले रिजल्ट यहाँ पर जो है आपके सामने बयां करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका स्टॉक जीरो होने वाला है, ये भी कंफर्म हो चुका है। एंड लास्ट देखिए, अच्छी बात क्या है, अगर आप देखेंगे इनका जो थोड़ा सा रवैया देखिए यहाँ पर अनिल अंबानी का, तो ये असेट जो आप बात कर रहे हैं ये लोग आर कॉम में देख चुके हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में जिस तरीके से अब आपका ₹1.5 का स्टॉक क्यों नहीं बढ़ता है, वो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि उसके सारे असेट जिससे उनकी कमाई होती थी वो सब तो इन्होंने बेच दिए। ठीक है, यानी कि जियो को बेच दिए, समझ रहे ना, तो उससे कोई कमाई आ ही नहीं रही है आरकॉम के अंदर। वो एक सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। जब कमाई नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो फिर स्टॉक चल के क्या करेगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने स्टॉक का भाव दिख रहा है, बस इतना ही है, लेकिन उसकी कमाई के जरिए जो है वो बेच दिए गए हैं। वही यहाँ पर कहीं ना कहीं शंका आपकी कहीं ना कहीं आर पावर में थी, तो वो ऐसा यहाँ पर सिनेरियो नहीं डेवलप हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ पैटर्न जो है वो बड़ा ही शानदार बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आज की डेट में जो गिरावट हुई है 33 रुपये से हुई है, जो कि इस जगह पर पॉइंट है 33।
अपने को क्रॉस करना है ये पॉइंट, तभी जाकर यहाँ पर सक्सेसफुल एक पैटर्न यहाँ पर जो है ड्रॉ हो पाएगा। और अगर यहाँ से टूटता है तो मोटी गिरावट भी कहीं ना कहीं आ सकती है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गैप फिलिंग है वो भी आपकी पूरी हो सकती है। इसमें भी कोई यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो उस पैटर्न को पास करने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर 34.50 का लेवल जो है वो अपने को निकालना पड़ेगा ये पॉइंट का, तभी जाकर यहाँ पर यानी कि इस लेवल के ऊपर टिकना होगा, ना कि इस लेवल तक पहुँचना होगा। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा स्टॉक, आसानी से ये लेवल टूट नहीं सकता। लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गए सो दैट कहीं ना कहीं लेवल यानी कि जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पास होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ सिनेरियो जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा थोड़ा टाइम देकर। और अगर यहाँ पर जो है ना तेज़ी से घूमता है स्टॉक, यानी कि इधर से चलता है और वापस नीचे आएगा तो यहीं से घूमेगा, आगे इधर ही से घूमने के चांसेस भी रहेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो आगे चलकर सपोर्ट भी बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट मूविंग एवरेजेस एंड लास्ट, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के लेवल कितने? तो देखिए बॉस, यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 27 रुपये, जो कि मूविंग एवरेज 50 डे में जो कि काफ़ी पीछे रह चुका है, वहाँ पर आपका 27 के लेवल पर मिलता है। वहीं पर आप देखेंगे 100 वाला तो यहाँ पर जो है 26 रुपये के लेवल पर मिलता है। और सबसे दूर जो कि 200 है तो बॉस वो मिलता है 23 रुपये के लेवल पर। तो कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज के लेवल है। तो गॉड नोज कि स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। आप जो ए इन्वेस्टर है और बी इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट मार्केट इस पर क्या टेक लेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मार्केट बड़ा उल्टा है। अच्छी चीज़ों पर बुरा रिएक्ट करता है कभी कभार और बुरी चीज़ों पर बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता है। तो जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना कि ये स्टॉक गिरेगा, पता चला ये उल्टा चलने लगा। और जो लोग चलने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पता चला ये गिर गया। तो दोनों ही सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। बट अभी भी कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि कर्ज अभी भी है। 4,200 करोड़ हटा दो तो भी 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस कंपनी के अंदर बनेगा, वो दिखेगा। सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिए, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पर रहिएगा ज़्यादा बेहतर। तो आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए और अब बीच में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।